आपका खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी दीपेश बरगले भी साथ में रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देश के कई शहरों में दिवाली के बाद अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आई है और मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश के ताजा खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी होगी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सभी की नजर प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों भोपाल और इंदौर की गाइडलाइन को लेकर भी है। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद नियमों को लेकर सख्ती का दौर शुरू हो गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट में बताया, प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और इस समय हर नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से सारे विकल्प खुले रखे हैं। इस संबंध में गृह विभाग सभी जरूरी फैसले आज शाम तक लेगा। तो कोरोना को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। लॉकडाउन की स्थिति भी निर्मित होती नजर आ रही है। जिस तरीके से सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में देखे जा रहे थे सिर्फ भोपाल और इंदौर में, उसके बाद कुछ अन्य जिलों के भी नाम सामने आए थे, लेकिन अब चूंकि भोपाल और इंदौर में ज्यादातर मामले सामने अभी फिर से देखे जा रहे हैं और इसके चलते एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात भी बन रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इसमें अभी असमंजस बरकरार है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, बैठक चल रही है, क्या संभावित मुद्दे, क्या संभावित फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस नई जारी होने के दौरान? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ उसके अधिकारी वो भी मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर, ग्वालियर और कुछ दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। भोपाल में तो एक दिन में 400 से ज़्यादा तक मरीजों का आंकड़ा आ जाना कहीं ना कहीं चिंता करता है कि चिंता की बात है। ऐसी संख्या अगर बढ़ रही है तो फिर इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं। आज सुबह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब इस बारे में बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि बैठक के बाद कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले बीजेपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भी उनसे ये सवाल किया गया कि कोरोना की स्थिति अब एक बार फिर से विकट हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी ज़रूरी कदम कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो इन दोनों बातों से संकेत ये मिल रहे हैं कि हो सकता है कि जो लॉकडाउन है, हालांकि पूरी तरीके से तो लॉकडाउन नहीं होगा, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कुछ आंशिक तौर पर हो सकता है कि रात के वक्त में जो लॉकडाउन है उसको लागू किया जाए। जो बाजार चलिए, बिल्कुल बिल्कुल शरद, और ऐसी भी जानकारी कि जहां पर ज्यादा संक्रमण का खतरा देखा जाएगा वहां पर कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शरद। और चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। तो एक तरफ प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण बैठक कर रही है और बैठक के बाद संभवतः भोपाल और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों को लेकर एक नई गाइडलाइन देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे इतर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द इस तरह के बढ़ते मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने लिखा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर से भयावह होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल आवश्यक सभी कदम उठाए। टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में बेड बढ़ाने से लेकर इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। कोरोना गाइडलाइन व नियमों के पालन के लिए समुचित व्यवस्था और आवश्यक निर्णय इसको लेकर लेने होंगे, जो जल्द से जल्द लिए जाने चाहिए। ये वो ट्वीट कर प्रदेश सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब पूरे देश में कोरोना की शुरुआत हुई तो इंदौर एक ऐसा शहर था जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिले थे। मध्य प्रदेश में पहले पायदान पर अगर कोई शहर था तो वो इंदौर था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो कमी आती चली गई, मगर उसके बाद एकाएक अब फिर से कोरोना का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। तीसरी लहर इंदौर में देखने को मिल रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। निजी अस्पतालों में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, वहां 90% तक बेड फुल हो चुके हैं। प्रशासन हर दिन बेड उपलब्ध कराने की जानकारी ले रहा है।
इंदौर में दूसरे जिलों के मरीज आने से भी अस्पताल में परेशानी हो रही है। अब मरीजों को सुपर स्पेशलिटी समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में डाइवर्ट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 313 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 4 मरीजों की जान चली गई है। प्रतिष्ठित संस्थान IIT में भी 5 छात्रों के पॉजिटिव आने की खबर है। उसके बाद 35 छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही IIT कैंपस में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए चल रही लैब को 25 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब तमाम एहतियाती कदम जो जिला प्रशासन के स्तर पर भी उठाए जा रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। ब्रेकिंग स्टूडियो का मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, देवास से बड़ी खबर है जहां पर देवास में कोरोना विस्फोट हुआ है। निजी बैंक में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। हम कोरोना की बात कर रहे थे, भोपाल और इंदौर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर देवास में कोरोना विस्फोट हुआ है। मैनेजर समेत कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 में से 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को होम आइसोलेट किया गया। अब निकाली जा रही है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, किसके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में सभी लोग आए हुए हैं। अब उनको भी क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल बैंक को बंद कर दिया गया है। अब इस दौरान ये भी थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि जितने भी लोग पहुंचे होंगे अपने कामकाज के लिए, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए होंगे, उनको भी इसका खतरा बढ़ गया है। अब लगातार चूंकि चेन बनती जा रही है, इसे तोड़ने के लिए भी कोशिश की जाएगी और यही कारण है कि अब जितने भी लोग इनके संपर्क में आए हैं उनको भी होम आइसोलेट रहने के लिए कहा जाएगा। यदि आपको मालूम है कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे पिछले कुछ दिनों में, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप आइसोलेट हो जाएं। और चलिए एक बार फिर से रुक करते न्यूज रूम का। जी दीपेश। बिल्कुल रीनू, तो जिस तरह से आप लगातार लोगों को जानकारी भी दे रही हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कह रही हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लगातार हम जब से कोरोना देश प्रदेश में देखने को मिल रहा है तभी से इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर के बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि लगातार देश के प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्वालियर में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,745 हो चुकी है और पिछले एक सप्ताह से रोजाना 1 सैकड़ा से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर में भी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। ग्वालियर में पिछले 7 दिनों से औसतन 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में अब तक 13,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। उसके बाद प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए मास्क न लगाने वाले लोगों पर 500 रुपये के फाइन की ऐलान किया है। लेकिन आप इस भीड़ में देख सकते हैं कि अभी भी लोग अवेयर नहीं है। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही घर से निकल रहे हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोग कितना जागरूक है। ये जो गाड़ियाँ आ रही है, आप लगातार देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं और ये सिलसिला जो है लगातार ग्वालियर की सड़कों पर नज़र आता है। आप कोई सा भी वाहन देखेंगे तो ज़्यादातर वाहनों में बिना मास्क के ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ऑटो जा रहा है और जितने भी ज़्यादातर लोग नज़र आए अभी तक बिना मास्क के ही नज़र आए। तो साफ तौर पर जो पुलिस के लिए कार्रवाई की यहाँ पर चुनौती है वो भी कहीं अमल में आज नज़र नहीं आ रही है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो इससे तरह स्वच्छता की बात अब कर लेते हैं और स्वच्छता के मामले में एक और नया कदम भोपाल में उठता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल नगर निगम ने एक नई पहल शुरू कर दी है और पहल कर लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि खुले में अगर आप नहाते, बर्तन धोते या कपड़े धोते नजर आ गए तो फिर आपको ये महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर नगर निगम 1000 रुपये का स्पॉट फाइन वसूल करेगा। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर BS चौधरी कोलसानी ने आदेश जारी किया है। यही नहीं, सड़क और कॉलोनियों में कचरा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, खुले में पेशाब करने और खुले में शौच करने पर भी 1000 रुपये का स्पॉट फाइन आपको देना पड़ेगा। स्पॉट फाइन पहले भी लगाया गया था लेकिन इस बार उसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है।
राजधानी भोपाल में स्वच्छता को लेकर नगर निगम के द्वारा अब सख्ती बरती जा रही है। स्पॉट फाइन को बढ़ा दिया गया है ताकि स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सके और सर्वे जब हो उस दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नंबर 1 आ सके। यही कारण है कि अब स्वच्छता को लेकर जो फाइन था उसको रिव्यू किया गया है और ऐसा अब जो है नगर निगम ने किया है। 1000 रुपये स्पॉट फाइन वसूलेगा यदि कोई व्यक्ति खुले में नहाता है, बर्तन धोता है, कपड़े धोता है तो उसे ये करना महंगा पड़ेगा। और इस संबंध में जो है नगर निगम कमिश्नर BS चौधरी ने आदेश जारी किए है। कचरा उत्पादक द्वारा एक ही डस्टबिन में कचरा जमा करने पर 1000 रुपये, C&D वेस्ट को अलग नहीं करने पर 2000 रुपये, मटेरियल हटाने में होने वाले खर्च को साथ में देना होगा। खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपये, बड़े कचरा उत्पादक की ओर से कचरा जलाने पर 1000 रुपये स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। व्यावसायिक उपयोग के दौरान मछली, पोल्ट्री, मीट अपशिष्ट को अलग नहीं करने पर भी 1500 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। कुछ लोग मौजूद हैं, मुनि से जानेंगे जो स्पॉट फाइन वसूला जा रहा है उसको दुगना कर दिया गया है, कितना ठीक है? अब ये अगर मतलब साफ सफाई को लेकर अगर ये हो रहा है, अगर स्पॉट फाइन ज्यादा है तो उसका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि मतलब थोड़ा सा जागरूक होना। अगर मतलब आदमी को डर रहेगा कि ये मतलब ना इतना फाइन है तो मतलब साफ सफाई रखेंगे अपन तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, कचरे को अलग अलग व्यवस्था दी गई है ताकि जो लोग हैं वो कचरे को अलग अलग कर सके। और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं। आप लोग जब कचरा उठाने जाते हैं तो किस तरीके की व्यवस्था देखते हैं? क्योंकि गीला कचरा और सूखा कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन बनाए गए लेकिन उसमें कचरा लोग नहीं डालते हैं। नहीं सर, वो गीला भी उसमें मिक्स हो जाता है कचरा, लोग बाग डालते हैं, सबको मना भी करते हैं, उसके बाद भी गीला में डाल देते हैं वो लोग, गीला सूखा नहीं करते वो लोग। आप बताइए सर। वो क्या है कि हम कुछ समझा के इन लोगों को परेशान हुआ लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। पहली बार तो मार्केट में, और अगर अपन ज्यादा करो तो सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। अपन बोलो कि भाई गीला अलग दो, सूखा अलग दो, तो मानते ही नहीं है ये लोग। बिल्कुल, ये कर्मचारी हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है ताकि जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, कचरे को जलाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा सके। लेकिन नगर निगम लगातार समझाइश भी देती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्वच्छता सर्वे की तैयारी को लेकर ये स्पॉट फाइन जो है दोगुना किया गया है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। गुपकर गैंग की गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाया है उससे मैं क्या कहूं। उसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक हमें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम तिरंगा नहीं थामेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ऐसा बर्ताव पहली बार नहीं कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। आदरणीय पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। वहीं पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 कानून व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया। अब इसको मैं गुफकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है, देश की आजादी के समय से ही। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था। उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है। और गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है,
रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर। तो इससे तर लव जिहाद मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन लव की आड़ में जो जिहाद हो रहा है वो गलत है। वहीं पूर्व मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि लव जिहाद तो ऊपर वाले की देन है। जो भी समझदार होगा, जो भी बुद्धिजीवी होगा, वो कभी किसी जिहाद के पक्ष में नहीं होगा। पर कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से कांग्रेस रसातल को जा रही है। कोई भी लव के विरोधी नहीं है, पर जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उस जिहाद के विरोधी है। और इसलिए कोई भी जिहाद देश के अंदर नहीं चलेगी, कोई आतंकवाद नहीं चलेगा। ये मोदी जी की सरकार है। जहां तक इस कानून का है तो मैंने पूर्व में भी कहा कि इसे हम और कठोर बनाएंगे। हम बाकी के प्रदेशों की भी राय जो हो रही है वो इस बारे में ले रहे हैं, उनसे उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं और इन सारे बिंदुओं को समाकेत करने के बाद में हम विधानसभा में लाएंगे। चलो ये तो समझ में आई कि लव ऊपर वाले की देन है, जो मैंने कहा था पहले भी। दूसरा ये इनके जो बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे मुख्तार नकवी हों या जो और भी नेता हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है हिंदू समाज के लोगों से, उसके बारे में भी तो बात करेंगे क्या कह रहे हैं। और दूसरा जो मुरैना से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, मुस्लिम महिला से शादी की थी, उसके बारे में उनका क्या कहना है। इधर शिवराज सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को विकसित करने के लिए 2 नई टाइगर सफारी को विकसित करने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कान्हा और पेंच बांधवगढ़ में ये टाइगर सफारी विकसित की जाएगी। साथ ही इन टाइगर रिजर्व में बफर जोन में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। वन विभाग को योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर तेजी के साथ अमल करना है। वहीं सीएम प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व एरिया बांधवगढ़ में 24 नवंबर को बैठक भी लेने वाले हैं। इंदौर जेल में बंद प्यारे मियां के मामले में लगातार सख्ती देखने को मिल रही है और एक के बाद एक नए मामले उनके खिलाफ दर्ज होते जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कसावट नजर आ रही है। आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में जेल में बंद प्यारे मियां के पलासिया थाना के लालाराम नगर स्थित आलिशान बंगले के अवैध निर्माण को निगम ने ध्वस्त कर दिया है। बंगले पर कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम ने पहले पुलिस की मौजूदगी में घर की तलाशी ली। इस दौरान वहां से तलवार, बड़ी मात्रा में महंगी विदेशी शराब, आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। प्यारे ने बंगले में एक चोर रास्ता भी तैयार किया है और आशंका है यह रास्ता भागने के लिए तैयार किया गया होगा। निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पूर्व में ही नोटिस जारी कर दिया था। आगे बढ़ते हैं खबर रतलाम से, जहां पर नकदी और सोना भारी मात्रा में पकड़ा गया है। जानकारी मिली थी और इसके बाद जब तलाशी शुरू की गई तब फिर यहां से बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया है। आपको बता दें करोड़ों की नकदी बताई जा रही है। आरपीएफ ने रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गहने और नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 1 किलो 335 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी बरामद की गई है। वहीं 2 करोड़ 29 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। जब्त सोने की कीमत 68 लाख और चांदी की कीमत 34 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में डिलीवरी देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हुआ था, जिसे आरपीएफ के जवानों ने दबोच लिया। बोरे थे सफेद रंग के,
तो हमें वो सस्पिशियस नज़र आया क्योंकि वो अकेला था और बहुत भारी थे, तो उससे पूछताछ किया गया है तो उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया नहीं, ना ही उसके पास कोई ऑथराइजेशन था रेलवे में ट्रेवल करने का, ना कोई टिकट थी। तो देन उसके बाद फिर हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाया गया, देन उनकी प्रेजेंस में देन उसको थाने पे ले जाया गया। देन वो सारे जो बोरे थे उनको खोला गया, तो उसमें हमें गोल्ड, सिल्वर एंड काफ़ी सारा कैश मिला है। देन ASC रतलाम की प्रेजेंस में उन बोरों को खोला गया एंड कैलकुलेट किया गया एंड इसमें हमें 1.335 kg गोल्ड मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 68 लाख है एंड सिल्वर मिला है हमें इसमें जिसकी जो है 56.973 kg है जिसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से अराउंड 34 लाख है एंड कैश मिला है 2500 एंड 10 रुपये, 20 रुपये एंड 50 रुपये सब मिक्स है, सब नोट्स मिले हैं उसमें एंड उसकी टोटल वैल्यू है अराउंड 2,29,88,930 रुपीज़। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात शिवपुरी की, जहां देहात थाना क्षेत्र में एक बिजली कर्मचारी के घर पर हादसा हो गया और इस हादसे में परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि करंट लगने की वजह से कर्मचारी की पत्नी, बेटी, दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। दामाद ससुराल में ही रहता था और आशंका जताई जा रही है कि बिजली का स्विच निकालने की वजह से करंट लगा है। करंट लगने के दौरान एक दूसरे को बचाने में 3 लोग इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही तीनों की जान चली गई। घटनाक्रम ऐसा बताया जा रहा है कि काशीराम ओझा MPV से रिटायर्ड है, इनका घर है। तो इनकी पत्नी कमला ओझा जो करीब 57 साल की है, इनकी बेटी नीतू ओझा जो 33 साल की है, इनका दामाद मनोज ओझा जो नरसिंहगढ़ रहता था वो भी यहीं आया हुआ था। ये 3 लोग हैं, संभवतः करंट से मरे हैं और सही स्थिति है FSL वालों को भी बुलवाया है, मिल जाएगी। काशीराम ओझा ऊपर मकान में सो रहे थे, ये तीनों लोग नीचे थे। आगे बढ़ते हैं खबर बालाघाट से, जहां पर मनमाना चंदा न देने की वजह से 14 आदिवासी परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। रसूखदारों की यह करतूत यहां पर देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि रसूखदारों ने यहां पर चंदे की मांग की थी, लेकिन चंदा भी अपनी डिमांड पर, और जब आदिवासी ये चंदा देने में नाकाम रहे, उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर रसूखदार परिवारों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। मामले की शिकायत परिवार वालों ने पुलिस से की है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और समाज सेवी मिलकर दोनों पक्षों को समझा रहे हैं। खबर जबलपुर से, जहां पर एक अस्पताल में बिल्ली का आतंक देखने को मिल रहा है। अमूमन इस तरह की खबरें बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन जबलपुर का ये मामला है और अस्पताल में यहां पर बिल्ली का अटैक देखने को मिला है। आपको बता दें, गुरुवार देर रात बिल्ली ने एक मासूम की दाई आंख के ऊपर पंजा मार दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बच्चों के परिजनों ने भारी गुस्सा दिखाया है। यहाँ पिछले 1 सप्ताह में 2 नवजात बच्चों पर बिल्ली ने हमला किया है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जबलपुर का ये मामला है और जबलपुर के लेडी एल्गिन अस्पताल की ये खबर है, जहां पर बिल्ली का आतंक देखने को मिल रहा है। और चलिए रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। बिल्कुल दीपेश, वहीं नगरोटा की घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और साहस का परिचय दिया। उनकी सतर्कता की वजह से जम्मू में एक बार फिर नापाक साजिश को कुचलने में हम कामयाब हो गए। वहीं पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों और उनके साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना किसी बड़ी साजिश का संकेत था। तबाही के प्रयास को जवानों ने अपने साहस से विफल कर दिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज रूम से दीपेश का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबरें साझा करने के लिए। और बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश।